एक श्रृंखला दी गई है, तो इसमें जहाँ पे डैश है, खालिस्तान है, वहाँ पे आपको बताना है कि अगली संख्या कौन सी आएगी। 36, 34, 30, 28, 24 के बाद अगली संख्या। तो आप लोग सॉल्व करके इसे बताएं कि 19 आएगा या 22 आएगा या 8 या 24। 3 से 4 सेकंड में आप लोग करिए, इसके बाद मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे, सबसे पहले यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये आपका 24 है, 24 के बाद क्या आया 30, कितना जोड़ दिया 6 जोड़ दिया। और 30 के बाद कितना आया 36, कितना जोड़ रहे हैं 6 जोड़ रहे हैं ना, बार बार कितना जोड़ रहे हैं 6। अब देखेंगे आप क्या 28 से यहाँ पे कितना है नीचे एक छोड़ के एक देखा ना हमने। अब 28 के बाद कितना आया 34, कितना आया 34, 6 जोड़ा ना, तो नीचे एक एक करके 6 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो खाली स्थान है क्या आएगा, 6 जोड़ने पे 28 आया ना, तो यहाँ पे आएगा 22। आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से देखिए। 22 से मैंने क्या जोड़ा यहाँ से 6 जोड़ा 28, 28 के बाद 6 जोड़ा 34। ऐसे ही यहाँ 24 से जोड़ेंगे तो 24 और 6 30, 30 और 6 36। तो आप समझ गए हैं कि एक संख्या छोड़ के अगली संख्या में 6 जोड़ना है हमें। तो राइट आंसर आ गया 22। शायद सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, यदि हाउस को HOUSE को FQSUC लिखा जा सकता है तो चेयर को क्या लिखेंगे। तो आपको इसमें से बताना है। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में यही इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें दोस्तों बताना है कि क्या लिखा जाएगा, पहला ऑप्शन आएगा या दूसरा या तीसरा या चौथा। तो उसको आप थोड़ा समझ लीजिए कि आखिर किस तरह से आएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि हाउस से इन्होंने FQSUC बना दिया है। क्या बना दिया है, इसको इन्होंने बना के बताया है। फिर इससे वो पूछ रहे हैं कि क्या आएगा 4 ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले देखिए आप, उन्होंने H को क्या किया है F किया है, मतलब 2 अक्षर माइनस आ गए हैं। 2 अक्षर क्या आ गए हैं पीछे आ गए कि नहीं, क्योंकि FGH 2 अक्षर वो कहाँ पे आ गए पीछे। अब आप देखिए O को उन्होंने क्या कर दिया है Q कर दिया है। तो क्या कर दिया 2 अक्षर बढ़ा दिए, OPQ 2 अक्षर बढ़ा दिए। अब U को उन्होंने क्या किया है 2 अक्षर माइनस कर दिए हैं, कर दिए कि नहीं कर दिए, STU, क्योंकि S के बाद 2 अक्षर जाने पे U। अब इन्होंने लास्ट वाले S को क्या किया है 2 अक्षर बढ़ा दिए हैं, STU 2 अक्षर बढ़ाने पे U आएगा। और जो लास्ट आपका E बचा हुआ है, E में उन्होंने क्या किया 2 कमा दिए हैं। क्या किया, क्योंकि CDE, C से 2 अक्षर बढ़ाएंगे तो E। इसी तरह से आप फ्रेंड्स मैंने जैसा बताया, तो आपको चेयर के साथ भी वही करना है। पहले अक्षर में उन्होंने क्या किया था -2 किए थे, -2, तो C से 2 कम करेंगे तो A आएगा। क्या आएगा, तो पहला अक्षर आपका आ जाएगा A। और उन्होंने O से कहाँ गए थे Q पर, +2 अक्षर किए थे ना, तो H से भी हमें +2 करने हैं। तो क्या आ जाएगा J, क्या आएगा J। अब हम देखते हैं लास्ट अक्षर और चेक करते हैं। लास्ट अक्षर में इन्होंने क्या किया था -2 किया था, तो हमें R का -2 करना है। तो PQR P आ जाएगा। तो यहाँ पे P आ गया, A आ गया, J आ गया। तो A आपका राइट आंसर है। आप जिसको भी समझ में नहीं आया है अच्छे से करके देखिए। समझ में तो वैसे सबको आ गया होगा, जिसे भी नहीं आया है तो यहाँ से आप कहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पे। तो जितने अक्षर कम ज़्यादा किए हैं वही आप चेयर के साथ भी करते जाइए, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राहुल दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वहाँ से वह बाएं एक बार फिर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। या ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वह अपने प्रारंभिक दिशा से कितनी दूरी पर है। या ऐसा भी क्वेश्चन आता है वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो वहाँ पर दिशाएं डायरेक्ट पश्चिम पूर्व ना होकर ऐसी रहती हैं, पश्चिम पूर्व या उत्तर दक्षिण ऐसी रहती हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, जो जो उन्होंने पूछा है वो करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है, राहुल दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग फ्रेंड्स देखेंगे, थोड़ा विस्तार से समझिए। ये उसका प्रारंभिक बिंदु, ओ लिखा हुआ है ना, ये उसका प्रारंभिक बिंदु है। सबसे पहले राहुल यहीं पर है, ठीक है, यहाँ पे है। अब वो क्या बोल रहे हैं, दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर। तो दक्षिण दिशा ये हुई ना, ये वाली दिशा क्या हुई, दक्षिण दिशा। नीचे की तरफ ही होती है दक्षिण। तो दक्षिण में 5 किलोमीटर गया, तो कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। कहाँ पे, यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद वो बोल रहे हैं कि बाएं मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है, बाएं। तो जब वो दक्षिण में होगा वहाँ से बाएं मुड़ेगा, तो बाएं वाली दिशा ये होगी इस तरफ। किस तरफ, इस तरफ होगी बाएं। आप खुद करके देखिए, दक्षिण में हो, बाएं मुड़ेगा तो वो इस तरफ आ जाएगा। और वहाँ भी वो कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर। तो मैंने यहाँ भी 5 किलोमीटर कर दिया, और लास्ट में वो कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से वो फिर बोल रहे हैं कि बाएं मुड़ के 10 किलोमीटर। ध्यान देना आप, यहाँ से फिर बोल रहे हैं बाएं मुड़ के 10 किलोमीटर। तो यहाँ से बाएं की दिशा ए वाली होगी, इस दिशा में। और कितना जाना है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर गया, वो यहाँ पे आ गया। कहाँ, यहाँ आ गया, ठीक है। उसका मुंह अभी उत्तर की तरफ है। कहाँ, उसका मुंह अभी
उत्तर की तरफ है। अब यहाँ से बोल रहे हैं वो पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ रहा है। कहाँ मुड़ रहा है? पश्चिम। तो यहाँ से पश्चिम दिशा जब यहाँ पे है वो, तो आपको पता है नीचे दक्षिण होती है, ऊपर उत्तर होती है, और ए पूरब होती है, और पश्चिम ए इस तरफ। तो पश्चिम दिशा में गया यहाँ से वो कितना? 5 किलोमीटर। तो ये दिशा हो गई आपकी पश्चिम दिशा। तो 5 किलोमीटर यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये है कि हर जगह ये कोण 90 डिग्री के बनते हैं। आप ये देख रहे हैं 5 किलोमीटर, और यहाँ से जा के वो फिर 5 किलोमीटर, मतलब उसी लाइन में आ गया। जो इस लाइन में था उसी लाइन में ऊपर आ गया। जो इसकी लास्ट स्थिति ये है, क्या है ये उसकी लास्ट स्थिति है, और उसी लाइन पे है जिस लाइन से उसने शुरू किया था। अब बोल रहे हैं वो कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। भाई प्रारंभिक बिंदु ये था और अंतिम बिंदु ये है, तो ये उत्तर की दिशा हुई ना। कौन सी दिशा हुई? उत्तर दिशा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? उत्तर दिशा। आपका डी हो जाएगा क्या? राइट आंसर। मैं ऐसी आशा करता हूं कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और इससे संबंधित अगले वीडियो में भी क्वेश्चन रखूंगा जिसमें वो दूरी पूछते हैं कि कितनी दूरी पर होगा या किस कोण पे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। कि जैसे उन्होंने दिया है क्वेश्चन में साइकोलॉजी मानव, ठीक है, तो ऑर्निथोलॉजी मानव के अध्ययन को क्या कह सकते हैं हम? साइकोलॉजी मानव से संबंधित है। ठीक है, तो ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो हमें आपको बताना है कि क्या है। पक्षी, कीड़े मकोड़े, सरीसृप या ज्वालामुखी। यहाँ पे सरीसृप है, ठीक है ना। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है या किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है पक्षी। पता भी होगा, ये आपने विज्ञान वगैरह में पढ़ा भी होगा। इस तरह का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा भी जाता है। 5वां क्वेश्चन रीजनिंग का आपका अंतिम क्वेश्चन है। आपको श्रृंखला दी हुई है, इसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताना है कि क्या पद आएगा। तो आप अच्छे से इसमें देख लीजिए, फिर बताइए कि आखिर आएगा क्या। 5, 7.5, 12.5, 22.5 बाद में क्या आएगा? तो शायद आप लोगों ने सॉल्व इसे कर लिया होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे फ्रेंड्स कि इन्होंने क्या किया है, 5 से 7.5 पहुँचे हैं, मतलब 2.5 बढ़ा दिया, 2.5 बढ़ा दिया है। ठीक है, कितना बढ़ा है? 2.5। अब आप देखेंगे यहाँ 7.5 से 12.5, कितना? 7.5 से 12.5, मतलब कितना जोड़ दिया है? 5 जोड़ा है। यहाँ पे कितना जोड़ा है? 5। यहाँ पे कितना जोड़ा था? 2.5, मतलब उसका दुगना जोड़ दिया है। अब 12.5 से आप देखिए 22.5, मतलब 12 और 10 22, कितना जोड़ दिया है? 10 जोड़ दिया है। कितना जोड़ा है? 10, मतलब अब 5 का भी दुगना 10। तो अगली बार कितना जोड़ना है? 10 का भी दुगना 20। अब क्या जोड़ेंगे? 20। तो 22.5 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 से 32 और 10 42, 42.5 राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर। सभी लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। 42.5 राइट आंसर। पहले 2.5 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर उसका दुगना 10 जोड़ा, फिर उसका दुगना 20 जोड़ा, और उसका दुगना भी बोलेंगे तो 40। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर के क्वेश्चन नंबर 6वां, और मैं आशा कर रहा हूँ कि सभी लोगों को समझ में ज़रूर आ रहा होगा। हालांकि रीजनिंग सरल होती है, कम से कम ऐसा मानता हूँ कि 30-40% लोगों से बनती होगी, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो रीजनिंग को नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं रीजनिंग लाया हूँ। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, और कमेंट बॉक्स में आप बताएं भी कि मैं इसे जारी रखूँ या नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए, स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? अब आपका कंप्यूटर या सूचना तकनीकी का क्वेश्चन है, तो किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट या गीगाबाइट, आपको बताना है कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। तो राइट आंसर है, सबसे बड़ी होती है टेराबाइट, यानी टीबी। क्या? टीबी, आपने सुना भी होगा टीबी। गीगाबाइट हमारे मोबाइल में भी मेमोरी साधारणतः जीबी में होती है, 32 GB, 64 GB, उसी को हम गीगाबाइट बोलते हैं। और उससे जो छोटी होती है मेगाबाइट, यानी MB में। MB में जो छोटे हम फोटो खींचते हैं वो उसकी फाइल MB में ही होती। सबसे लास्ट KB, किलोबाइट। तो आप इसको क्रम में भी बढ़ते या घटते क्रम में भी लगा सकते हैं। सबसे बड़ी टेराबाइट, तो दिए गए में से सबसे छोटी किलोबाइट। तो C इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7वां, यहाँ पे देख रहे हैं 1 बाइट इक्वल टू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। जहाँ भी कंप्यूटर या सूचना तकनीकी आती है वहाँ ये पूछा जाता है। 1 बाइट इक्वल टू क्या होता है? तो राइट आंसर है इसका 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8वां, और आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में मार्क्स बताएं, और हो सके तो आप सेक्शन वाइज मार्क्स बताएं, सब्जेक्ट वाइज कि आपके कितने आए हैं। और फ्रेंड्स दोस्तों, वीडियो को लाइक तथा शेयर आप लोग करते रहें। अब यहाँ पे पूछा FM का फुल फॉर्म क्या है? फिल्म मेकर, फ्रिक्वेंट मेंबर, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, या इनमें से कोई नहीं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बताएं। आपने साधारणतः सुना भी होगा, जो भी FM या रेडियो स्टेशन सुनते हैं तो उन्होंने FM सुना भी होगा कि FM और AM होता क्या है। तो FM का फुल फॉर्म होता है
फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या होता है फ्रेंड्स? फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम का फुल फॉर्म होता है। एएम का भी पूछा जाता है, तो एएम का फुल फॉर्म होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एफएम क्या है? एक आवृत्ति है जिस पर हम रेडियो सुनते हैं ना। एफएम 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच इसकी आवृत्ति होती है, ठीक है ना। जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है एफएम की 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच ही होती है। जैसे आप रेडियो स्टेशन सुनते हैं एफएम, जो भी कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद बड़े शहरों में रहते हैं, जैसे कि आप लोग सुनते होंगे बिग एफएम 92.7 एफएम। कितनी होती है इसकी फ्रिक्वेंसी? 92.7। कहाँ पर रेंज हुई? 88 108 के बीच है ना। रेड एफएम 93.5, कितनी? ये भी उसके बीच है। और रेडियो मिर्ची 98.3। तो जितनी भी ये एफएम की फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच होती हैं। तो शायद सभी लोग इसको विस्तार से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9वां, एक कंप्यूटर सिर्फ उपयोग करता है 0 1 को, 0 से 9 के अंकों को, 1 से 2 को या 1 से 9 को। तो फ्रेंड्स जो कंप्यूटर है वो बाइनरी अंकों का ही प्रयोग करता है, तो 0 और 1, सिर्फ 0 और 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वां, सिम का फुल फॉर्म है, SIM जो हमारी सिम होती है उसका फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर इम्पोर्टेड मॉडेम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडेम, सब्सक्राइबर इंटरनेशनल मॉड्यूल या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो राइट आंसर है इसका लास्ट डी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसका सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल भी सही है, दोनों सही है इसके, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो डी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं हम इंग्लिश पर। यहाँ पर इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई विक्ट्री इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। तो इसमें बताना है कि क्या आएगा, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, एट, इन, ऑन या विथ। तो इसमें राइट आंसर है फ्रेंड्स, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई विक्ट्री इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। तो राइट आंसर क्या आया इसमें? ऑन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सी इज डैश ऑफ लिजर्ड्स, फियरफुल, फ्राइटेंड, अफ्रेड या टेरिफाइड। तो इसमें भी आपको बताना है कि क्या आएगा, कौन सा एडजेक्टिव इसमें आएगा। तो फ्रेंड्स बताएं। तो इसमें राइट आंसर है, आपने सुना भी होगा, अफ्रेड ऑफ, ठीक है ना। वह छिपकलियों से डरी है, क्या आएगा? अफ्रेड। और फियरफुल का मतलब भी क्या होता है? डरना ही होता है, लेकिन यहाँ पे फियरफुल नहीं आएगा। फियरफुल है वो ऑफ प्रीपोजिशन फॉलो तो करता है, लेकिन डिफरेंस उसका अर्थ दूसरा होता है। जब मानसिक चेतना या जो एक मन में डर होता है ना, मन में डर की अवस्था होती है, वहाँ पर हम फियरफुल ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये बात याद रखनी है, ठीक है। फियरफुल ऑफ कॉन्शसनेस, क्या? फियरफुल ऑफ कॉन्शसनेस। जब हमें कोई मन का डरावनी चीज़ होती है, जैसे कि मैं बोलूँ दे आर फियरफुल ऑफ द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वार, तो यहाँ पे क्या आया? फियरफुल ऑफ आया। तो आप लोग इसमें अंतर समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रीस्ट वाज इनोसेंट डैश ही कुड नॉट प्रूव इट एंड बट फॉर या सो। तो इसमें बताएं कि क्या आएगा। तो राइट आंसर आएगा, सबसे पहले आप देखिए एंड है जो नहीं आ सकता है, क्योंकि द प्रीस्ट वाज इनोसेंट, जो पुजारी था वो निर्दोष था। एंड ही कुड नॉट प्रूव इट, वह इसे साबित नहीं कर पाया, ठीक है ना, साबित नहीं कर सका। तो और से नहीं जोड़ सकते हैं, और वह इसे साबित नहीं कर सका, गलत चीज़ है ये तो, ठीक है ना। और अगर मैं फॉर करूं तो इसके लिए, के लिए ये भी नहीं आएगा, और सो भी नहीं आएगा। आएगा क्या? बट आएगा। क्या है? बट अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल सही हो रहा है। द प्रीस्ट वाज इनोसेंट, जो पुजारी था वो इनोसेंट था, निर्दोष था, लेकिन वह उसे साबित नहीं कर सका। तो बट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, मैनी पीपल हु डैश प्रैक्टिसिंग फोटोग्राफी एज ए हॉबी टर्न इट इवेंचुअली इनटू ए लाइवलीहुड। तो इसमें आपको बताना है कि आखिर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, रिज्यूम, प्रिफर, इम्प्लाई या स्टार्ट। बहुत से लोग जो फोटोग्राफी को क्या करते हैं, हॉबी के रूप में लेते हैं, लास्ट में फाइनल में क्या हो जाता है, उनका इतना मन लग जाता है या सफल हो जाते हैं कि यह उनकी जीविका बन जाती है, ठीक है ना। तो आपको बताना है अर्थ की दृष्टि से क्या आएगा। तो रिज्यूम बिल्कुल भी नहीं आएगा। रिज्यूम का मतलब होता है कंटिन्यू करना, तो कंटिन्यू करना यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। प्रेफर, पसंद करना, ये भी नहीं आएगा। एम्प्लाई, सूचित करना, किसी तरफ इशारा करना, ये भी नहीं आएगा। स्टार्ट यानी शुरू करना, स्टार्ट करना, ये बिल्कुल राइट आंसर है। मैनी पीपल हु स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फोटोग्राफी, जो स्टार्ट करते हैं फोटोग्राफी को कैसे, हॉबी के रूप में, बाद में यह उनकी जीविका बन जाती है। तो डी इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे क्या करना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। 25 और 26 आपको दोनों में क्या करना है, विलोम शब्द बताना है। क्या करना है, विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला वर्ड क्या है, रिलक्टेंट। तो आपको इसका रिलक्टेंट का विलोम शब्द बताना है कि क्या आएगा, हेजिटेंट, रिजर्व्ड, एंक्शस या विलिंग। तो आप लोग बताएं अर्थ निकाल के कि इसका विलोम या एंटोनिम्स क्या आएगा। तो फ्रेंड्स रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनिच्छुक, जिसकी किसी चीज़ के लिए इच्छा ना हो। रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक। तो अब यहाँ पे आप देखिए हेजिटेंट, हेजिटेंट मतलब क्या होता है, संकोची। क्या होता है, संकोची। हेजिटेंट मतलब रिजर्व, संरक्षित, ठीक है। एंक्शस, चिंतित, तीनों उसका अर्थ मैच नहीं कर रहा है। बिलिंग, बिलिंग मतलब होता है इच्छुक, बिल इच्छा रखना हमारी, ठीक है ना। और रिलक्टेंट अनिच्छुक, तो ये इसका बिल्कुल 100% क्या होगा, अपोजिट होगा। तो डी आएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, नोवेल, इसका आपको क्या बताना है, विलोम शब्द। नॉटी, नोवेलिस्ट, वेनल या नॉस्टी। तो नॉवेल का मतलब होता है फ्रेंड्स उपन्यास भी होता है, और उपन्यास के साथ साथ श्रेष्ठ, कुलीन, ये भी होता है, एक अच्छा, श्रेष्ठतम, ठीक है ना। तो हमें इसका क्या बताना है, विलोम शब्द। तो नॉटी, नॉटी शरारती होता है, और नॉवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, जिसका इससे कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। और वेनल का मतलब होता है एक निम्न क्वालिटी का, तुच्छ, ठीक है ना, क्या, तुच्छ। और नॉस्टी मतलब होता है कोलाहली, उपद्रवी, ठीक है ना। तो वेनल क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा, क्योंकि मैंने नोवेल का मतलब क्या बताया है, श्रेष्ठ या कुलीन, और वेनल मतलब होता है साधारण, तुच्छ। तो इसका 100% क्या हो जाएगा, विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लीज बी एज ब्रीफ एज यू कैन। यहाँ पे करना क्या है, आई हैव अदर फिश टू फ्राई। तो इसमें जो इडियम फ्रेज है उसका मीनिंग बताना है। जो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है ये इडियम फ्रेज है, तो इसका आपको मीनिंग बताना है, ठीक है ना। प्लीज बी एज ब्रीफ एज यू कैन, आप संक्षिप्त हो जितना हो सके, फिर इसका आपको बाद में मीनिंग में बताऊंगा, या जल्दी करो जितना हो सको, क्योंकि मुझे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप बताइए, शायद आप लोगों ने बता दिया होगा। अदर फिश टू फ्राई का मतलब आपको बताना है कि क्या होता है। और एक चीज़ और, अदर फिश टू फ्राई, या इसकी जगह ये भी आता है बिगर फिश टू फ्राई, दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों एग्जाम में मतलब पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल सेम मीनिंग, अदर फिश टू फ्राई और बिगर फिश टू फ्राई। तो इसका फ्रेंड्स मतलब होता है, कहाँ कहाँ पे यूज हम करते हैं, यू हैव समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट, आई हैव अदर फिश टू फ्राई, मतलब हमारे पास एक महत्वपूर्ण काम है, ठीक है, इसलिए हम यूज कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग काम है, इसमें भी यू हैव समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, या यू हैव समथिंग मोर लाभदायक काम हो, क्या हो, लाभदायक काम हो, उसे भी पोर्टेबल काम हो, ठीक है ना, प्रॉफिटेबल काम हो, सॉरी, ठीक है, प्रॉफिट का काम हो हम वहाँ पे यूज करते हैं, और इम्पॉर्टेंट हो या इंटरेस्टिंग हो, तो क्या आ जाएगा, सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू अटेंड टू, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या मीनिंग निकल के आया, प्लीज बी एज ब्रीफ एज यू कैन, प्लीज बी एज ब्रीफ एज यू कैन, आप संक्षिप्त हो या जितना हो सको, या जल्दी करो उतना कर सको, क्योंकि मुझे उस एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो आप समझ गए होंगे कि अदर फिश टू फ्राई का मतलब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे भी वही है, इडियम फ्रेजेस है। इट वाज हर मेडन स्पीच ऑन द स्टेज एंड सी परफॉर्म वेल, ठीक है। तो मेडन स्पीच जो आपका अंडरलाइन है, इसका आपको मीनिंग बताना है, क्या होगा, अनप्रिपेयर्ड स्पीच, सडन स्पीच, प्राइमरी स्पीच या फर्स्ट स्पीच। तो मेडन स्पीच का मतलब होता है उसकी ज़िंदगी का पहला भाषण, तो फर्स्ट स्पीच आ जाएगा राइट आंसर। प्राइमरी स्पीच होता है मुख्य भाषण, ये नहीं आएगा, और सडन एंड प्रिपेयर्ड का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तो डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब इंग्लिश सेक्शन का आपका लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप बताइए, जो पूरा ही अंडरलाइन है, आपको इसको सही करना है, और अगर सही है आपका तो ये आप लास्ट में देख रहे होंगे नो इम्प्रूवमेंट, तो आपको ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें से आपको सही करके बताना है, और अगर आपका पूरा सही है तो आपका क्या आ जाएगा, लास्ट आंसर नो इम्प्रूवमेंट। आई ब्रशेस माई टीथ एवरी डे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। तो इनमें से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आई ब्रश्ड, क्या आया, आई ब्रश्ड, इन्होंने क्या किया है, ध्यान देना, पास्ट टेंस यूज किया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया है। और ये जो एवरीडे लगा हुआ है ना, क्या एवरीडे, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का घोतक है। क्या आएगा, जब अगर एवरीडे या कोई भी ऐसी जो प्रेजेंट को दिखाने वाली चीज़ें होंगी, तो हमेशा क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। वैसे भी इन द मॉर्निंग है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सही हम कैसे करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना के सही करेंगे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा,
आई ब्रश माई टीथ एवरी डे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो सभी लोग इसको आसानी से समझ गए होंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो एवरी डे है, इसी के कारण रोज की आदत है, रोज की आदतन क्रिया है, जो आदतन क्रियाएं होती हैं उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ्रेंड्स यूज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हिंदी सेक्शन पर आते हैं। कहाँ पे? हिंदी सेक्शन। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अन, अना, न या लना? तो यहाँ पे आप लोग बताएं। तो राइट आंसर है अना प्रत्यय। क्या है? अना प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 32, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। हर काम को देर से करने वाला दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या दीर्घसूत्री? तो बताएं आप लोग एक शब्द में कि हर काम को देर से करने वाला। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर आप शेयर करके सहयोग जरूर करें। इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है, जो हम इतनी मेहनत करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा सहयोग जरूर कर रहे हैं। तो हर काम को देर से करने वाले को हम बोलते हैं एक शब्द में दीर्घसूत्री। और दीर्घसूत्री इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर। कुछ लोग विलंबी बोलेंगे, लेकिन विलंबी नहीं है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दीर्घसूत्री जो हर काम को देर से करता है उसे हम दीर्घसूत्री कहते हैं। वांझ का तत्सम है वंध, वांध या वंध या वंध्या? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वांझ का तत्सम है वंध्या। वंध्या इसका तत्सम शब्द है। कुछ में किताबों में वा की जगह बा भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, दुष्परिणाम का संधि विच्छेद है। दुष्परि प्लस राम, दुष् प्लस परिणाम या सी दुहा प्लस परिणाम, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, जो दुष्परिणाम का संधि विग्रह है वो सी है, दुहा प्लस परिणाम विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 35, अनादि शब्द का समास विग्रह है। जिसका आदि है वह, जो आदि है वह, नहीं है आदि जिसका वह, सभी हैं आदि जिसका वह है लास्ट में यहाँ पे। तो राइट आंसर है इसका सी, नहीं है आदि जिसका वह। ये अनादि का समास विग्रह है। क्वेश्चन नंबर 36, हाय मुझे क्या हो गया किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, संकेतवाचक, विधिवाचक या विस्मयवाचक? हाय मुझे क्या हो गया, तो इसमें विस्मय है, तो विस्मयवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अद्वितीय, सूचीपत्र, महीना या परीक्षा? तो राइट आंसर है जो अद्वितीय की वर्तनी है वो शुद्ध है, बाकी तीनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें अशुद्ध का करना है, 3 है आपकी शुद्ध है और 1 अशुद्ध है। प्रज्वलित, उल्लेख, जल्लाद या ब्रजभाषा? तो अशुद्ध इनमें से कौन सी है? तो आप लोग देखें और बताएं। और सभी लोग आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में मार्क्स बताएं, हो सके तो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बताएं। तो राइट आंसर ब्रजभाषा, इसमें जो ब्रा है ऐसा आता है, बाकी तीनों शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 39, फिसल पड़े तो हर हर गंगे लोकोक्ति का अर्थ है। मजबूरी में काम करना, नुकसान उठाना, एक साथ 2 काम करना, नुकसान की बात जागना? तो बताएं, फिसल पड़े तो हर हर गंगे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है मजबूरी में काम करना। ये इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आपका, साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है पूर्ण विराम। साधारण वाक्य के अंत में विराम चिन्ह कौन सा आता है? पूर्ण विराम। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।